जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में कुल मिलाकर 80 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 40 प्रश्न होते हैं मानसिक योग्यता के और 20 प्रश्न होते हैं गणित के। गणित में सिर्फ अंक गणित होता है और उसके बाद 20 प्रश्न होते हैं लैंग्वेज के। इस लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म भरते समय कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट किया है। हिंदी और इंग्लिश के अलावा आप और भी कई सारे लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। उनकी लिस्ट नवोदय विद्यालय की साइट पर दी हुई है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो 80 प्रश्न आते हैं किस टाइप के आते हैं और कितने आते हैं। सबसे पहले जो 40 क्वेश्चंस आते हैं वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के। ये 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के टेस्ट से आते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चंस आते हैं अरिथमेटिक टेस्ट के। ये 20 क्वेश्चन डिपेंड करते हैं 15 टॉपिक्स पे। इसके बाद 20 क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज के। इन लैंग्वेज में 4 पैसेजेस होते हैं। 4 पैसेजेस में हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 1.25। इस तरह से कुल होते हैं 80 प्रश्न और 80 इंटू 1.25 तो कुल मिलाकर नंबर होते हैं 100 नंबर। 100 नंबर का कुल टेस्ट होता है, जिसमें से आपको एक निश्चित मार्क्स लाने होते हैं उत्तीर्ण करने के लिए। सबसे पहले आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 10 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑड मैन आउट, यानी कि इसमें से जो सबसे भिन्न होता है, जो सबसे अलग होता है, उसे पहचानना होता है। इसमें 4 समस्या आकृति दी गई होती है, जिसमें से आपको जो सबसे अलग होता है वो सेलेक्ट करना होता है और अपने OMR शीट पे उसे ट्रिक करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये जो छोटी सी लाइन है ये सभी आकृतियों में डायगोनल पर है। देखिए इसमें भी ये डायगोनल पर है, इसमें भी डायगोनल पर है और इसमें भी डायगोनल पर है। लेकिन अगर हम पहली आकृति पर ध्यान दें तो ये भुजा पर है, तो ये आकृति इन सब आकृतियों से भिन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ए। सेकेंड पार्ट इसका आता है फिगर मैचिंग का। ये सबसे आसान पोर्शन होता है, जिसमें आपको सेम टू सेम हूबहू दिखने वाले फिगर्स को मैच करना होता है। ये आपकी समस्या आकृति है और इससे मिलती जुलती 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। इनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा फिगर हूबहू समस्या आकृति से मैच कर रही है। तो ये तो विद्यार्थी बड़े ही आसानी से पता लगा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है वो समस्या आकृति से हूबहू मैच कर रही है। तीसरा जो पार्ट होता है वो है पैटर्न कंप्लीशन का। इसमें होता क्या है कि एक वर्ग दिया हुआ होगा। इस वर्ग को 4 भागों में बांटा गया रहेगा, जिसमें से 3 भाग पहले से फिल रहेंगे। आपको एक भाग को फिल करना है। तो देखिए कैसे इसको ऐसे फिल करना है कि ये जो बीच वाला सर्कल है वो कंप्लीट हो जाए। तो पहले तो आप इन सब आकृतियों में देखिए कि कौन से में सर्कल कंप्लीट हो रहा है। अगर आप इन सब में देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी में ये सर्कल तो कंप्लीट हो जा रहा है जी। उसके बाद अब आगे की रेखाएं आप मैच कीजिए। यहाँ देखिए आपको एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी होगी इस वर्ग को कंप्लीट करने के लिए, जो कि सभी में है। तो इससे तो सेलेक्ट आप कर नहीं पाएंगे। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि एक और लाइन यहाँ पे है और इससे क्रॉस करते हुए ये लाइन कोने तक जाती है। तो इन सभी में देखिए कि दूसरी लाइन तो सभी में है, ये वाली देखिए लाइन सभी में है। लेकिन इन दोनों लाइन से क्रॉस करते हुए एक लाइन जो कोने तक जाती है वो इसमें नहीं है। इसमें क्योंकि ये लाइन कोने तक नहीं जा रही है। उसी तरह से इसमें भी ये वाली लाइन इन दोनों लाइंस को क्रॉस नहीं कर रही है। तो ये दोनों तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। तीसरे वाले में भी हम देखते हैं कि ये लाइन इन दोनों लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये वाला भी ऐसे रिजेक्ट हो गया। रीजनिंग में ही हमारा चौथा पार्ट आता है फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन का। इसमें देखिए 3 समस्या आकृति आपको दी गई होगी और चौथा सेक्शन खाली होगा। इस सेक्शन को आपको कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट कैसे करेंगे? आप यहाँ से सीरीज मैच करेंगे, देखेंगे कि कैसी सीरीज बन रही है, किस टाइप का सीरीज बन रहा है, उस हिसाब से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसे समझते हैं। पहले देखिए एक लाइन है, दूसरी में 2 लाइन हो गई है और तीसरी में ये बॉक्स लगभग कंप्लीट होने को 3 लाइन है। तो जाहिर सी बात है चौथे वाले सेक्शन में चारों लाइन कंप्लीट हो जाएगी, तो स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर देखिए, स्क्वायर तो सभी में बना हुआ है, तो इससे हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कौन सी आकृति हमें सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ आप देखिए, पहले यहाँ क्रॉस का निशान है, उसके बाद एक सर्कल, फिर एक क्रॉस, तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए बताइए आप? यहाँ फिर एक सर्कल आना चाहिए। जी बिल्कुल सही, यहाँ एक सर्कल आएगा। तो इन सब में देखिए कि इस वाले कोने पर सर्कल किस किस में है। इसमें तो नहीं है, इसमें क्रॉस है इस कोने पर, तो ये वाली आकृति गलत हो गई।
इसमें सर्कल है और इसमें सर्कल है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। चौथे वाले में देखिए, चौथे वाले में भी यहाँ पे सर्कल नहीं है, क्रॉस का निशान है, तो ये वाली आकृति भी गलत हो गई। अब हमें सेलेक्ट करना है इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से। तो इसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए क्रॉस सर्कल क्रॉस, फिर यहाँ सर्कल आएगा। उसी तरह से देखिए क्रॉस सर्कल, तो ये वाली सी आकृति जो है यही हमारा आंसर होगा। अगला जो सेक्शन है वो है एनालॉगी का। ये सबसे टिपिकल पोर्शन होता है मेंटल एबिलिटी का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें दो समस्या आकृतियों का सेट दिया हुआ रहता है और उन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध होता है। उसके हिसाब से आप ये चौथी समस्या आकृति निकालनी होती है आपको। जैसे देखिए ये दोनों एक सेट हैं और ये दोनों एक सेट हैं, तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप होगा वही रिलेशनशिप इन दोनों में भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये त्रिभुज जो है दूसरे वाले में उल्टा हो गया है, तो उसी तरह से यहाँ क्या होना चाहिए, ये जो पंचभुज है वो दूसरी वाली आकृति में उल्टा हो जाना चाहिए। तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा उल्टा हो रहा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो आकृति ही अलग हो जा रही है। ये वाला फिगर भी अलग ही हो जा रहा है, क्योंकि इसमें शेडेड पोर्शन देखिए, ये तिकोना वाला भाग है और इसमें ये वाला भाग शेडेड पोर्शन है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमें इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। इसमें भी देखिए ये वाली आकृति बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें शेडेड पोर्शन अलग दिया हुआ है। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हमारा आंसर ए ही सही है इसके लिए। इसके बाद जो छठा पार्ट आता है वो है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन का, यानी कि आपको इसमें आधा फिगर दिया हुआ होता है और आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। ऐसा सेलेक्ट करना होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को इससे मिलाएं तो ये एक वर्ग बन जाए। देखिए कैसे, इसमें आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे सीढ़ी नुमा आकृति है, तो इधर भी कोई एक ही सीढ़ी नुमा आकृति होनी चाहिए, है ना। तो ये दोनों तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें 2 सीढ़ी नुमा आकृति है। ये देखिए यहाँ पे 2 सीढ़ी नुमा आकृति है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ये दोनों ऐसे ही। अब बचा हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन डी की हम बात करें तो इसमें ये कोना एकदम से निकला हुआ है। अगर इसको यहाँ से आप मिलाएंगे तो ये देखिए यहाँ से ऐसे आएगा, तो ये पूरा का पूरा वर्ग नहीं बनेगा। ये देखिए थोड़ा आयताकार लग रहा है, इसे हमें वर्ग बनाना है। वर्ग बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी कि ऐसी कुछ आकृति होनी चाहिए। और ऐसी आकृति कौन सी मैच कर रही है, ए वाली, जी बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। उसके बाद हमारा 7वां पार्ट आता है मिरर इमेजिंग का। ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़ी सी इमेजिनेशन इसमें आपको लगानी पड़ती है। ये जो एक्स वाई आपको दिख रहा है, इसे समझिए एक शीशा है, ये मिरर है, दर्पण है। उसके सामने जो आकृति है, जो समस्या आकृति है, उसका मिरर इमेज आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। उसमें से आपको सही ऑप्शन चुन करके ट्रिक लगाना होगा। तो आप समझिए कि अगर ये टी सबसे पहले मिरर की तरफ है तो इधर कौन सी आकृति बनेगी, टी ही बनेगी सबसे पहली। तो इसमें आप देखिए टी किस में है, हम देखते हैं कि सभी में टी है, तो इससे तो पता नहीं लगाया जा सकता जी। उसके बाद देखिए ए की बारी आती है, टी के बाद ए बनेगा यहाँ पे। ए भी हम देखते हैं किस में है, बस बी वाले में ए नहीं है, इस वाले आकृति में ए नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आप देखिए कि ए उल्टा दिख रहा है। तो शीशे में देखने पर जो चीज़ शीशे के सबसे पहले है वो शीशे में सबसे पहले दिखेगी, लेकिन उल्टी थोड़ी ही होगी। जैसे ए है, ए को इसने यहाँ उल्टा कर दिया है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जा रहा है ऐसे ही। उसके बाद हमारा ऑप्शन बचा ए और डी। ए और डी में आप देखिए, बी पर आप फोकस कीजिए। ये जो बी है, बी शीशे में देखने पर ज्यों का त्यों रह जा रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि अगर आप इधर देखिए तो बी अगर शीशे में दिखेगा तो ये कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा ऐसे बी, तो बी उल्टा होना चाहिए, जबकि इसमें बी सीधा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 8वें पार्ट पे हम चलते हैं। ये हमारा है पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। इसमें होता क्या है कि एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर रहेगा, उसी को कई फोल्ड में फोल्ड किया गया रहेगा और उसके बाद कुछ डिजाइन उस पर काट दिया गया होगा, जिसको आपको फिर से अनफोल्ड करना है और बताना है कि कौन सी डिज़ाइन मिलेगी। देखिए पहले इस वर्गाकार पेपर को एक बार फोल्ड किया गया है तो इस तरह का कुछ मिला हमें, उसके बाद फिर इसे दूसरी बार फोल्ड किया गया है तो इस तरह का कुछ मिला। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब दूसरी बार फोल्ड किया गया था तो इस तरह की कुछ आकृति बनी थी, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया गया, ऐसे फोल्ड किया हमने
तो अब आकृति कैसी बनेगी बताइए आप। अब कुछ इस तरह की आकृति बनेगी और उसमें जो है एक ये तिकोना काट कर निकाल दिया गया है, एक तिकोना पार्ट इसमें से काट कर निकाल दिया गया है और एक होल यहाँ कर दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं ना। अब इसको अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एक होल किया गया है, लेकिन चूंकि पेपर को 4 बार फोल्ड किया गया है तो 4 होल हमें दिखेंगे। अब आप देखिए होल कहाँ कहाँ दिख रहा है, छोटा सा होल कहाँ कहाँ दिख रहा है। ये चारों कोने पे ही दिखना चाहिए, क्योंकि आप देखें यहाँ होल जो है कोने पे ही किया गया है। तो अगर सी और डी में आप देखें तो ये होल जो दिखाई दे रहा है वो बीच में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हमारा ऑप्शन बचा ए और बी। ए और बी में आप देखिए यहाँ सर्कल दिखाई दे रहा है, जबकि हमने कोई भी सर्कल यहाँ कट तो किया नहीं है। यहाँ जो हमने ये तिकोना कट किया है उसको जब आप खोलेंगे तो ये वर्गाकार आकृति की दिखेगी। बात समझ पा रहे हैं आप। देखिए ये जो तिकोना आप कट किया है आपने यहाँ से, इसको जब आप खोलेंगे तो वो वर्गाकार ही तो दिखेगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला पार्ट देखते हैं, ये है स्पेस विजुअलाइजेशन। मेरे हिसाब से ये भी बहुत आसान पार्ट होता है, जिसे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें बस एक समस्या आकृति दी हुई है और इसी को जोड़ करके आपको फिगर को कंप्लीट करना है। तो आप सिंपली इसमें देख सकते हैं कि ये ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जा रहा है। और बी वाले में अगर हम देखें तो ये पार्ट निकला हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इसमें कोई भी ऐसा पार्ट निकला नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। वही चीज़ सी ऑप्शन में भी है, क्योंकि ये लाइन जो है कोने से मिलनी चाहिए। यहाँ फिगर में देखिए कि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कोने से ही तो मिलेगा ये लाइन, ये वाली जो लाइन जा रही है। तो इस तरह से सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। हाँ, इस फिगर को कंफ्यूज करने के लिए रोटेट कर दिया गया है। इसको अगर आप 90 डिग्री इधर रोटेट करेंगे तो आप पाएंगे कि यही आकृति बनेगी जब आप इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे आपस में। तो डी ऑप्शन सही है। लास्ट एंड 10th पार्ट है हमारा एम्बेडेड फिगर का। ये भी आसान पोर्शन होता है। इसमें करना क्या होता है, एक समस्या आकृति आपको दी गई होती है और 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इनमें से आपको देखना होता है कि ये समस्या आकृति इनमें से किस में एम्बेडेड है। एम्बेडेड है यानी कि छुपी हुई है। तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, देखिए एक सीधी लाइन और 2 छोटी छोटी पड़ी रेखाएं। तो अगर इसमें हम देखें सी ऑप्शन में, पहले देखते हैं सी ऑप्शन में, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल नहीं रहा है। सीधी लाइन तो हमें दिख रही है, एक छोटी पड़ी रेखा ये दिख जा रही है, लेकिन दूसरी वाली रेखा हमें नहीं दिख पा रही है जो बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। उसी तरह से डी ऑप्शन में भी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर हम ए ऑप्शन पर ध्यान दें तो सीधी लाइन तो हमें दिख रही है, ये रही, उसके बाद एक पड़ी रेखा भी इधर है हमें दिख रही है, लेकिन जो बाएं किनारे एक पड़ी रेखा होनी चाहिए यहाँ पे, वो नहीं है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा देखते हैं। सीधी रेखा आपको दिखी, इसके बगल में एक पड़ी रेखा यहाँ पे, उसके बगल में बाएं तरफ एक और पड़ी रेखा ये वाली। तो देखिए ये फिगर जो है कंप्लीट हो रहा है हमारा। इसको अगर आप मिलाएंगे ऐसे, है ना, तो ये फिगर कंप्लीट हुआ, जो कि सेम टू सेम इसी के जैसा दिखता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो गया जी। इस तरह से हमने रीजनिंग के 10 पार्ट्स कवर किए। इसी 10 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। 4-4 क्वेश्चन हर टाइप के आते हैं। 4 × 10 = 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है जो वो है अरिथमेटिक टेस्ट का। अरिथमेटिक टेस्ट यानी कि अंकगणित। ये जो आपके स्क्रीन के सामने आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। चूँकि ये हिंदी में नहीं जारी किया गया है तो मैं आपको हिंदी में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए अंक गणित के प्रश्न हिंदी में ही आएंगे। अब इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना कि ये प्रश्न कहीं इंग्लिश में आ गए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने मीडियम हिंदी चुना है तो आपके प्रश्न हिंदी में ही आएंगे। तो ये जो 15 टॉपिक है इनमें से ही प्रश्न आते हैं। अंक गणित के 15 टॉपिक्स में से ही प्रश्न आते हैं। पहला टॉपिक है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, आप समझ रहे होंगे। दूसरा टॉपिक है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। कौन कौन से हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तीसरा टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। फ्रैक्शनल नंबर मतलब भिन्न, और भिन्न पर भी जो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं वो यही हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज और गुणनखंड। पांचवा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये आपने पढ़ी होगी। ये होता है लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक।
तो लॉसा और मसा जो है ये पांचवा टॉपिक है हमारा। छठा टॉपिक है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, ये दशमलव की संख्याओं के बारे में है। सातवां टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, मतलब ये भिन्न से जो है आपको दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया होगा और दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट करने को दिया गया होगा। आठवां पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जैसे आपको दूरी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, आपको स्पीड दिया होगा, पूछ लिया जाएगा कि इतनी दूरी तय करने में टाइम कितना लगता है, वो कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक में आते हैं। इसी से रिलेटेड 9th टॉपिक भी है आपका डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, इसको आप समझिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपने ज़रूर देखे होंगे, जैसे 3.3333 उसके ऊपर बार दे दिया गया है, इसको आपको भिन्न में कन्वर्ट करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, ये तो आपको पता ही होगा, ब्रैकेट वाली चीज़ें, जैसे 2 × 4 दे दिया हमने, फिर ब्रैकेट में दे दिया 5 + 2, इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये हुआ सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। 12th नंबर का जो टॉपिक है ये परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, परसेंटेज का सवाल है। 13वां प्रॉफिट एंड लॉस, 14वां सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, 15वां पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो 3 टॉपिक आप देख रहे हैं 13, 14 और 15, यही सबसे मेन टॉपिक्स हैं नवोदय विद्यालय के अरिथमेटिक टेस्ट में, और इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परसेंटेज भी इसमें शामिल होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है, और बच्चों की समझ कितनी है, वो क्वेश्चंस को कैसे समझ पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, इनका टेस्ट इन क्वेश्चन से किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। आपको पता होगा कैसे करते हैं। 1000 का अभाज्य गुणनखंड अगर हमें निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 500 बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 250 बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 125 बचा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचा, 25 बचा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 बचा, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचा। तो ये जो बाएं तरफ आ रहा है यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। 2 × 2 × 2 किस में मिल रहा है, इन दोनों ऑप्शंस में तो है नहीं, सी और डी में से कोई हो सकता है। तो 2 × 2 × 2 और 3 बार 5 भी है, 5 × 5 × 5, तो सी ऑप्शन में 2 ही बार 5 है, तो सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इस तरह से डी ऑप्शन हमारा सही है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 4 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स यानी कि पहले 4 विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आपको पता होगा कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम कहते हैं विषम संख्या। तो कौन कौन सी है देखिए, 1 है विषम संख्या, 3 है, उसके बाद 5 है, 6 तो 2 से विभाजित है, फिर 7 हो गया। ये चारों हमारी पहली विषम संख्याएं हैं। इनका अगर हम एवरेज लेंगे, एवरेज क्या होता है, चारों को एक साथ जोड़ दें और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दें। तो 1 + 3 + 5 + 7 / 4 कितना हुआ, 3 1 4 5 4 9 7 16 / 4 = 4। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा क्या, 4। तो इसी तरह के अंक गणित के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आते कितने हैं, 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पे होता है 1.25 मार्क्स, कुल मिलाकर के इस पे नंबर होते हैं 25 नंबर। उसी तरह का एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन बेस्ड है, यहाँ देखिए आप, ये स्पीड और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है ए 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर 3 मिनट। द टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन टू पास थ्रू 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल इज। क्वेश्चन को समझिए आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है जी, 1 किलोमीटर। उसके बाद ये 1 किलोमीटर कवर करती है 3 मिनट में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम वो लेगी 2 किलोमीटर के टनल को पास करने के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर ये 1 किलोमीटर ट्रेन की लंबाई है और 2 किलोमीटर टनल की लंबाई है, टनल यानी कि सुरंग, सुरंग की लंबाई 2 किलोमीटर है। सपोज कीजिए 1 किलोमीटर ये ट्रेन की लंबाई हुई, उसके बाद ये आपकी सुरंग है जिसकी लंबाई है 2 किलोमीटर जी। तो जाहिर सी बात है इससे ये बड़ी होगी। अब ट्रेन अगर यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से ट्रेन एंटर करती है तो 2 किलोमीटर तो उसे चलना होगा यहाँ तक पहुँचने में। अगर ये ट्रेन का आप माने अगला भाग है, यहाँ से एंटर किया इसने
उसके बाद 2 किलोमीटर चल करके इसका अगला भाग पहुंचा यहाँ। अब ट्रेन को अगर सुरंग से बाहर निकलना है तो जो ट्रेन की लंबाई है उसको भी तो क्रॉस करना होगा। तो ट्रेन जब तक 1 किलोमीटर और आगे नहीं जाएगी तब तक इसका पिछला भाग सुरंग से नहीं निकलेगा। तो टोटल लंबाई कितनी हुई जो इसको चलनी होगी, देखिए 2 किलोमीटर तो सुरंग की लंबाई प्लस 1 किलोमीटर ट्रेन की लंबाई, तो 3 किलोमीटर टोटल लंबाई इस ट्रेन को कवर करनी होगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए 1 किलोमीटर कवर करती है ट्रेन 3 मिनट में, 1 किलोमीटर कितने में करती है 3 मिनट में। तो 3 किलोमीटर इसे करना है तो कितने मिनट में करेगी बताइए आप, 3 गुणे 3 बराबर 9 मिनट। तो आंसर डी हमारा सही होगा, डी दिया हुआ है 9 मिनट। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या फिर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकता है जो आपने फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया है। आप में से अधिकतर लोग हिंदी भाषी ही होंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग हिंदी या फिर इंग्लिश ही सेलेक्ट करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में पैसेज इंग्लिश में ही दिया हुआ है तो मैं आपको इंग्लिश में ही समझा देता हूँ, लेकिन आप समझिए कि अगर आप हिंदी भाषी हैं, आपने हिंदी सेलेक्ट किया है, तो आपका पैसेज जो आएगा वो हिंदी में आएगा। इसी तरह के 4 गद्यांश दिए हुए रहते हैं और हर गद्यांश से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो 5 गुणे 4 बराबर ये 20 क्वेश्चंस होते हैं लैंग्वेज के। आप स्क्रीन को 1 मिनट पॉज करके इस पैसेज को पढ़िए, फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पढ़ लिया आपने? देखिए पहला क्वेश्चन है, टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ डैश इज एसेंशियल। ये पैसेज फॉरेस्ट के बारे में था और इसमें से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली इस पैसेज से रिलेटेड होंगे। इसमें आप ये वाली लाइन देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम। तो वही क्वेश्चन तो है, आप मिला पा रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन इज। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है रख रखाव, बचाव करना। इसका अपोजिट हमें सेलेक्ट करना है इन चारों ऑप्शंस में से। कंजर्वेशन का मतलब भी वही होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण होता है, तो ये अपोजिट तो हुआ नहीं। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, ये भी अपोजिट नहीं हुआ। तो प्रिजर्वेशन का अपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है ध्वस्त करना, बिगाड़ना। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही हुआ। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ वॉइस। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द। वॉइस का मतलब होता है समझदार। अगर आप ए, सी और डी ऑप्शंस देखें तो इन तीनों का मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, लेकिन अगर आप बी ऑप्शन पर गौर करें तो इसका मतलब होता है मजाकिया। तो बी ऑप्शन तो इससे बिल्कुल भी अलग है, ये इसका पर्यायवाची तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से ऑप्शन बी सही है। चौथा क्वेश्चन आप देखिए, कारपेंटर्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड वुड फॉर फ्यूल। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कारपेंटर्स यानी कि बढ़ई फॉरेस्ट पर डिपेंड क्यों रहते हैं, आश्रित क्यों रहते हैं। ऑप्शन है क्योंकि उन्हें लकड़ी मिलता है जलाने के लिए, दूसरा है क्योंकि उन्हें लकड़ी मिलता है पेपर बनाने के लिए, तीसरा है उन्हें लकड़ी मिलता है फर्नीचर बनाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है एनिमल्स के लिए हाउसेस। तो इसमें से आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि बढ़ई फर्नीचर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, लकड़ी का। तो वो लकड़ी का इस्तेमाल करता है फर्नीचर बनाने के लिए, ना कि जलाने के लिए या फिर पेपर बनाने के लिए। तो सी ऑप्शन इसमें से सही होगा हमारा। उसी तरह से पांचवा क्वेश्चन आप देखिए, वाइल्ड एनिमल्स विल बिकम होमलेस इफ़। मतलब ये है कि जंगली जानवरों के घर छीन जाएंगे अगर। ऑप्शंस है पेपर मिल्स आर डिस्ट्रॉयड, मतलब पेपर मिल को ध्वस्त कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है हाउसेस आर बिल्ट, मतलब घर बनाया जाए। और चौथा ऑप्शन है इकोसिस्टम इज टेकन। तो अगर जंगलों को डिस्ट्रॉय किया जाए, जंगलों को तबाह किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो जंगली जानवर हैं उनके घर छीन जाएंगे, क्योंकि यही तो उनका घर है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा जी। तो इस तरह से हमने तीनों सेक्शन इस वीडियो में कवर किए। पहला सेक्शन था मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन था अरिथमेटिक का, और तीसरा सेक्शन था लैंग्वेज का। पहले सेक्शन में आते हैं 40 क्वेश्चंस, दूसरे सेक्शन में आते हैं 20 क्वेश्चंस, और तीसरे सेक्शन में भी आते हैं 20 क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर ये होते हैं 80 क्वेश्चंस। और चूंकि एक क्वेश्चन का नंबर है 1.25, तो इस तरह से कुल मिलाकर बनता है 100 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप इसी तरह के और भी प्रैक्टिस वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के प्रैक्टिसेस के लिए, जानकारियों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।